हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है मैक्सिमम राइड। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेब नाम का आदमी स्कूल रूम में आता है जहां पिंजरे में मैक्स नाम की लड़की है। जेब उसे वहां से आजाद करके अपने साथ एक गाड़ी में ले जाता है जिसमें और भी दूसरे बच्चे मौजूद हैं। तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और जेब यहाँ से बच्चों को लेकर फौरन निकल जाता है। तभी बिल्डिंग से एक लड़का चिल्लाता हुआ आता है, नो डैड नो। इस बच्चे का नाम एरी है। इसके कुछ साल बाद हम मैक्स को देखते हैं जो अब काफी बड़ी हो चुकी है और ये कुछ लोगों से बचकर भाग रही है। पर तभी अचानक से रास्ता खत्म हो जाता है और आगे एक खाई है पर मैक्स उसमें कूद जाती है। तभी इसकी आंख खुल जाती है क्योंकि ये एक सपना देख रही थी। इसके बाद जब ये वॉशरूम जाती है तो वहाँ इसे फैंग मिलता है जो ब्रश कर रहा था। मैक्स इससे कहती है जल्दी करो मुझे भी करना है। और फिर जब फैंग बाहर आता है तो हम इसकी पीठ पर दो अजीब से निशान देखते हैं और अब हमें पता चलता है कि ये लोग एक जंगल में रहते हैं। फैंग मैक्स से कहता है कि इगी तुमसे कुछ सामान के बारे में पूछना चाहता है। जब मैक्स बाहर आती है तो तीन बच्चे डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। इनमें से नज शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना चाहती है। एंजल दिमाग के जरिए बिना बोले ही मैक्स को बताती है कि गैजी बॉम्ब बना रहा है और फिर मैक्स के पूछने पर गैजी बताता है कि ये सेफ है। जब इरेजर हमें पकड़ने आएंगे तो हम इससे उन पर हमला कर देंगे। पर मैक्स उससे सारे बॉम्ब बनाने के टुकड़े ले लेती है और नज से कहती है कि बाहर निकलने की सोचना भी मत। इगी मैक्स से कहता है कि हमारे पास बस अब 6 महीनों का ही राशन बचा है, इसीलिए हमें जंगल से बाहर जाकर खाना लाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि मैक्स जेब की फोटो देखकर कहती है कि मैं ये तुम्हारे बिना कैसे करूंगी। बच्चे अभी भी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। तभी एंजल को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो उनका पीछा करते हुए घर से बाहर जंगल में आ जाती है। एंजल को बाहर कुछ लोग दिखते हैं। ये फौरन दिमाग के जरिए बाकी लोगों को अलर्ट कर देती है। ये सभी लोग फौरन एंजल की तरफ बढ़ते हैं। तभी मैक्स को दिखाई देता है कि वो लोग एंजल को उठाकर ले जा रहे हैं। मैक्स फौरन उड़कर उनके पास जाती है और एंजल को छुड़ाने की कोशिश करती है। पर तभी कोई उस पर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि हमें सिर्फ एंजल चाहिए और वो इसके सिर पर एक जोरदार किक मारकर इसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मैक्स को सपने में अपना बचपन दिखाई देता है जिसमें वो ड्राइंग कर रही थी। तभी उसके पास एरी आता है जो इसे बताता है कि जेब कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। एरी कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। इसके बाद मैक्स देखती है कि वो एक पहाड़ी से नीचे गिर रही है और एंजल उसका नाम पुकार रही है। तभी फैंग आकर उसे उठा देता है। मैक्स इनसे एंजल के बारे में पूछती है पर इन लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इगी कहता है कि वो लोग उसे प्लेन के जरिए ले जाएंगे पर मैक्स कहती है कि पहले हमें घर जाकर चेक करना होगा क्योंकि जेब जानता था कि हम कहाँ पर हैं, इसीलिए हमें उसके स्टडी रूम में कुछ न कुछ तो मिलेगा। ये लोग घर आकर उसके स्टडी रूम में चेक करते हैं जहाँ इन्हें एक नक्शा मिलता है। मैक्स कहती है कि हम इसके जरिए एंजल को ढूंढ सकते हैं लेकिन नज और गजी यहीं रहेंगे क्योंकि ये ज्यादा तेज नहीं उड़ सकते। इगी कहता है कि मैं भी इनके साथ यही रहूंगा पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग हमें छोड़कर सिर्फ एंजल को ही क्यों ले गए। हो सकता है कि उन्हें उसकी स्पेशल पावर्स का पता चल गया हो। तभी मैक्स इन्हें बताती है कि मुझ पर अटैक करने वाला एरी था, वो अब एक इरेजर बन गया है। इसके बाद मैक्स और फैंग तेजी से उड़कर जंगल के पार जाने लगते हैं और इधर हेलीकॉप्टर में ये लोग भी एंजल को स्कूल ले आते हैं। इनका बॉस इनसे एरी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तभी हम एरी को देखते हैं जो जंगल में वहीं रुक गया था मैक्स के ठिकाने पर और अंदर नज और गजी रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं जिनमें उन्हें पता चलता है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है बल्कि उनके भी असली माँ बाप है। गजी उनका एड्रेस निकाल लेता है। तभी इगी को एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो दरवाजे पर चेक करने जाता है तो तभी एरी उस पर हमला कर देता है। इसकी आवाज सुनते ही दोनों बच्चे बाहर लड़ने के लिए आ जाते हैं पर एरी इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए नज अपना बनाया हुआ बॉम्ब उसकी तरफ फेंक देता है और इगी फौरन इन दोनों बच्चों को बाहर निकाल लेता है और इनका घर धमाके से उड़ जाता है। पर फिर भी एरी इसमें बच ही जाता है। इधर डॉक्टर एंजल को चेक कर रहे हैं क्योंकि वो इस पर एक खास एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं पर तभी इनका बॉस आकर इन्हें रोक देता है। इधर मैक्स और फैंग लगातार एंजल को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों ऊटा में रुक जाते हैं। तभी इन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जिसे कोई लड़का मार रहा था। मैक्स उसकी मदद करने की कोशिश करती है पर फैंग उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन फिर भी मैक्स जाकर उसकी मदद करती है और फिर उस गुंडे की जमकर कुटाई लगाती है लेकिन फिर वो गुंडा इस पर राइफल से शूट कर देता है। तभी फैंग आकर उस गुंडे को कार की विंडो के अंदर घुसेड़ देता है पर मैक्स जख्मी हो चुकी थी, इसीलिए जिस लड़की की इन्होंने मदद की थी वो फैंग से कहती है कि आप फौरन इसे लेकर मेरे घर चले, मेरी मॉम एक डॉक्टर है। और फिर ये दोनों इस लड़की के घर पर आ जाते हैं जिसका नाम एला है और फिर एला की मॉम मैक्स का ट्रीटमेंट शुरू कर देती है और इसी दौरान मैक्स अपने सपने में देखती है कि बचपन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था जहाँ वो जेब के बारे में पूछती है पर अचानक जैसे ही इसकी आँख खुलती है तो ये खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। इसके बाद जब ये विंडो से बाहर देखती है तो इसे बाहर फैंग मिलता है। तभी एला आकर मैक्स को कल रात के लिए थैंक्स बोलती है और उसके लिए नाश्ता भी बनाती है। एला की मॉम उसे कुछ नए कपड़े देती है और इधर हम देखते हैं कि बच्चे बाहर घूम रहे हैं जिनका पीछा करते हुए एडी भी इनके पास आ जाता है और डॉक्टर जब मैक्स की ड्रेसिंग करती है तो वो देखती है कि इसके जख्म काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके एक्सरे में इन्हें एक तरह की चिप भी मिलती है जो कि कई सालों से इसके शरीर में लगी हुई है और इसीलिए अब इसे नहीं निकाला जा सकता पर फिर भी इसके जरिए मैक्स को ट्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर मैक्स की कमर पर 2 निशान भी देखती है जो कि इसके पंखों के हैं। डॉक्टर मैक्स से कहती है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद मैक्स अलग रूम में जाकर अपने पंख चेक करती है कि वो ठीक है या नहीं और फिर ये अपने नए कपड़ों को साइड से काट लेती है ताकि इसके पंख आसानी से बाहर निकल सके। इसके बाद ये फैंग के साथ फिर से एंजल को ढूंढने निकल जाती है और फिर ये दोनों उड़कर झील के पास वाले घर में आ जाते हैं और फिर यहाँ पर फैंग मैक्स से एला के बारे में पूछता है कि तुमने उस लड़की की मदद क्यों की
जिस पर मैक्स उसे बताती है कि अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो मुझ में और इरेजर में क्या फर्क रह जाता। ये दोनों जैसे ही करीब आते हैं तभी बाहर से इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब ये बाहर जाकर चेक करते हैं तो बाहर इन्हें इगी, नज और गजी मिलते हैं। मैक्स इन तीनों को अंदर ले आती है। इधर स्कूल में हम एंजल को देखते हैं जो अभी भी होश में नहीं है। तभी डॉक्टर रोजेन बताती है कि एंजल जब से यहाँ पर आई है तब से बाकियों के दिमागी तनाव काफी बढ़ गए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि अब तक हमने इस पर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा। लेकिन तभी इनके बॉस इन्हें इस पर और टेस्ट करने को कहते हैं और इधर हम देखते हैं कि मैक्स बाकियों को बताती है कि मेरी बॉडी में एक ट्रैकिंग चिप लगी हुई है। पर तभी ये लोग कहते हैं कि हो सकता है कि वो ट्रैकिंग चिप ना हो, पर यह भी सच है कि एरी हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया और उसके चेहरे पर वो निशान भी है जो मैक्स ने उसे दिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि एरी मैक्स से काफी जलन हसद रखता है क्योंकि वो जेब की फेवरेट है। इसके बाद रात को ये सब लोग यहीं सो जाते हैं और सुबह जब मैक्स जल्दी उठकर बाहर जाती है तो वहाँ उसे एरी मिलता है, जिसे देखते ही ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर जल्द ही एरी मैक्स पर काबू पा लेता है। पर तभी फैंग आकर उसे वहाँ से उड़ाकर ले जाता है, पर एरी जल्दी से खुद को छुड़ा लेता है और फिर एक डिवाइस से इन सब पर हमला कर देता है जिसकी तेज आवाज से ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब इन्हें होश आता है तो ये सब पिंजरों में बंद होते हैं। तभी इन्हें वहीं पर एंजल भी मिलती है। एंजल मैक्स से कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। जिस पर मैक्स कहती है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकाल लेंगे। इसके बाद एरी आकर मैक्स को अपने बॉस के पास ले जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जेब ही था। मैक्स जेब से कहती है कि 2 साल पहले हमें लगा कि आपने हमें यहाँ से बचाकर बाहर निकाला है और हमें लगा कि आपने हमें आजाद कर दिया है, पर ये सब एक दिखावा था। आप हमेशा से हम पर नजर रख रहे थे, बस आपने हमसे बात करनी बंद कर दी थी। हमें लगा कि आप हमारे पिता की तरह हैं, पर वो सब झूठ था। जेब कहता है कि तुम सब कुछ नहीं जानती, सच इसके बीच में है। जेब बताता है कि हमने ही तुम्हें जंगल के उस घर में पहुंचाया था और जब से ही हम तुम्हारी बारीकी से जांच कर रहे हैं कि आजाद होने पर तुम लोग कैसे बर्ताव करोगे और अपने आप तुम कितना कुछ सीख सकते हो। सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक एंजल की शक्तियाँ बढ़ने लगी, इसीलिए हमें उसे यहाँ लाना पड़ा ताकि हम उसकी जांच कर सकें। जेब कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, जब हमें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा डीएनए स्टेबल है तो हम फिर से तुम्हें आजाद कर देंगे। इसके बाद एरी मैक्स को वापस से पिंजरे में डाल देता है, लेकिन इसी बीच मैक्स उसकी चाबियां ले लेती है और फिर उसके जाने के बाद मैक्स दिमाग के जरिए एंजल को बताती है कि हम जेब पर यकीन नहीं कर सकते, सबको अपने दिमाग के जरिए बता दो कि आज रात हम यहाँ से भाग जाएंगे, सब तैयार रहना। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर रोजेन डायरेक्टर को बताती है कि जेब सब्जेक्ट से कुछ ज्यादा ही इमोशनली कनेक्ट है, पर डायरेक्टर कहते हैं कि सब्जेक्ट कोई इंसान नहीं है, अगर वो हमारे फायदे के नहीं है तो हमारे पास और भी दूसरे प्रोडक्ट हैं, उनमें से किसी को सिलेक्ट करो और इन्हें छोड़कर आगे बढ़ो। डॉक्टर कहती है कि जेब शायद भूल गया है कि वो कितने खतरनाक है। इधर एरी मैक्स के पास आता है और उसे उकसाने की कोशिश करता है, पर मैक्स पहले ही दरवाजा खोल चुकी थी और उसके करीब आते ही उस पर हमला कर देती है और इस बार मैक्स एरी की जमकर कुटाई लगाती है और फिर फैंग को की देकर एरी को अपने पीछे भगाकर वहाँ से ले जाती है और फिर एंग भी बाकी सभी बच्चों को बाहर निकाल लेता है। इधर सिक्योरिटी को भी पता चल जाता है कि ये लोग भाग निकले हैं। जेब इरेजर को फौरन इन्हें पकड़ने के लिए भेजता है। इसी दौरान गैजी केमिकल की मदद से एक बॉम्ब बना लेता है और इधर इरेजर मैक्स को घेर लेते हैं, पर तभी वहाँ से बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। मौका मिलते ही मैक्स एक लंबी छलांग लगाती है और गैजी बॉम्ब को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद धमाके से सारे इरेजर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जेब फौरन भागकर बाहर आता है, पर बाहर इससे सारे इरेजर और एरी मरे हुए मिलते हैं। तभी जेब के सामने मैक्स और बाकी बच्चे भी खड़े होते हैं। जेब इन्हें रोकने की कोशिश करता है कि ये लोग अभी तैयार नहीं है, प्लीज यहाँ से मत जाओ, पर मैक्स कहती है कि अब हमारी परवाह करना छोड़ दो, ये एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो चुका है और फिर मैक्स अपने पंख खोलकर वहाँ से उड़ जाती है। इसके कुछ टाइम बाद जब ये जंगल से शहर की तरफ आते हैं तो अचानक से मैक्स बेहोश होकर गिर जाती है और जब ये उठती है तो ये बताती है कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैंने कुछ फाइल्स भी देखी हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है। इसीलिए ये अपने सच की तलाश में न्यूयॉर्क सिटी की तरफ जाने लगते हैं कि इनके माता पिता कौन है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म